जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बीएसएससी कार्यालय परिचारी का, जिसमें आपका टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है बीएसएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में, जिसमें से आपका मैथ 30, जीके जीएस 40 एवं हिंदी 30, ये तीनों मिलाकर जो आपका एग्जाम होता है बीएसएससी कार्यालय परिचारी का, वह टोटल 100 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होता है। और आज के इस वीडियो में आपको जो प्रश्न बताने वाले हैं वो सीधे आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। मैं आपको कहूंगा, अगर आप बीएसएससी कार्यालय परिचारी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, एक सीट पक्की करना चाहते हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसे प्रश्न बताने वाले हैं जो कि हूबहू आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है जो आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका प्रश्न है, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है। ये जो सवाल है आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका सवाल है। तो बिहार का जो टोटल क्षेत्रफल है, याद रखिएगा, बिहार का टोटल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछेगा बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना, एरिया कितना है बिहार का, तो याद रखिएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अब आपके एग्जाम में जो जो सवाल बनता है वो उसको हम लोग सीधे देखते हैं। तो बिहार का जो गठन हुआ था वह आपका हुआ था 22 मार्च 1912 ईस्वी को। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा बिहार का गठन या बिहार का स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार राज्य का गठन या स्थापना पूछेगा तो दोनों सेम ही है, गठन कह दे या स्थापना कह दे। ये नहीं फिर कहिएगा कि सर आपने नहीं बताया था, तो ये गठन या स्थापना कहे दोनों सेम ही बात है। कब हुआ था, तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को। अब पूछेगा कि बिहार का जनसंख्या कितना है, लगभग में पूछता है आपके एग्जाम में बिहार का जनसंख्या कितना है। तो याद रखिएगा बिहार का जो टोटल जनसंख्या है 11 करोड़ लगभग है। 11 करोड़ क्या है, लगभग है। 2011 का जो जनगणना हुआ था उसके हिसाब से बिहार का जो आबादी है वह लगभग कितना है, 11 करोड़ है। आपके एग्जाम में अगला सवाल जो है कि काफी इंपोर्टेंट, ये वाला सवाल आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 22 मार्च को हम लोग हर वर्ष 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, बिहार दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि 22 मार्च को हमारा बिहार एक अलग राज्य बना था, इसलिए 22 मार्च को हर एक वर्ष बिहार दिवस मनाया जाता है। और आपके एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ। ये वाला जो सवाल है आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था। तो याद रखिएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड क्या हुआ था, अलग हुआ था। आपको याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जो जो बिहार से सवाल बनता है वो पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले बिहार राज्य का गठन पूछे या स्थापना पूछे 22 मार्च 1912 ईस्वी को, इसका जनसंख्या लगभग में कितना है, 11 करोड़ है। इसका मतलब बिहार दिवस कब मनाते हैं, तो 22 मार्च को मनाते हैं। इसका क्षेत्रफल की बात करेगा तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अगर इसका बात करेगा कि बिहार का जो राजधानी पटना है वो कब बना था, बिहार की राजधानी पटना कब बना था, तो 1912 ईस्वी में ही बिहार का राजधानी पटना बना था। बिहार का राजधानी पटना कब बना था, तो 1912 ईस्वी में बना था। और जो पटना में उच्च न्यायालय, जो पटना में हाई कोर्ट है, उसका स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा पटना उच्च न्यायालय जो है उसका स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ था। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि पटना में हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ था, तो 1916 ईस्वी में हुआ था। एक पटना में आपका गोलघर है, पटना में एक आपका क्या है, गोलघर है, उसका स्थापना कब हुआ था, तो 1786 ईस्वी में हुआ था। पटना में जो गोलघर है उसका स्थापना कब हुआ था, 1786 ईस्वी में हुआ था। किसने करवाया था, याद रखिएगा जॉन गॉलस्टीन ने करवाया था। किसने करवाया था, जॉन गॉलस्टीन ने करवाया था। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट सवाल है, आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में आने वाला सवाल है। बिहार से आपके एग्जाम में 5-6 प्रश्न बनता है। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, बिहार
बिहार से संबंधित बीएसएससी कार्यालय परिचालन में 5 से 6 प्रश्न पूछा जाता है। कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, मतलब बाघों के लिए बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वह आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है, जो कि बाघों के लिए बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आगे चलते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आता है। भारत में वित्त आयोग, जो भारत में वित्त आयोग है उसका नियुक्ति कौन करता है? भारत में वित्त आयोग का नियुक्ति कौन करता है? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में पूछा जाने वाला सवाल है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अगर आपको बीएसएससी कार्यालय परिचारी में एक सीट पक्की करनी है तो आप इस वीडियो को पूरा देखकर जाओ। आपके एग्जाम में सारा का सारा प्रश्न यहीं से लड़ने को देखने को यहीं से मिलेगा। तो भारत में वित्त आयोग का नियुक्ति कौन करता है? याद रखिएगा, वो आपका राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करते हैं? प्रेसिडेंट जी करते हैं। भारत में वित्त आयोग का नियुक्ति कौन करता है? तो प्रेसिडेंट जी करते हैं। अब राष्ट्रपति से क्या क्या सवाल बनता है मैं आपको क्लियर कर दूं। आपके एग्जाम में एक बार पूछा गया था, भारत की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी? बिहार की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी? तो याद रखिएगा, वो आपका प्रतिभा पाटिल जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका प्रश्न, और कभी कभी पूछ लेता है कि ये कब बने थे। प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कब बने थे? तो 2007 ईस्वी में बने थे। याद रखिएगा, कब बने थे? 2007 ईस्वी में बने थे। अब आपके एग्जाम में पूछा जाता है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो याद रखिएगा श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। आपको याद रखना है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। अगर राष्ट्रपति की बात करेगा तो प्रतिभा पाटिल हो जाएंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें एक दो प्रश्न और छूट गया है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे में आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था। ये आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है, इसलिए मैं आपको दोबारा रिपीट करवा रहा हूं। बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था? याद रखिएगा, बिहार का जो पहला मुख्यमंत्री हो आपका कौन हो जाते हैं? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हो जाते हैं। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार का पहला मुख्यमंत्री हो जाते हैं, जिनको बिहार केसरी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आपके एग्जाम में यह भी सवाल पूछा गया है कि बिहार केसरी के नाम से हम लोग किनको जानते हैं? तो बिहार केसरी के नाम से हम लोग डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जानते हैं। या कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है श्री बाबू के नाम से किन्हें जानते हैं। ये इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि यहां से प्रश्न आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में देखने को मिला है। बिहार केसरी के नाम से हम लोग श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जानते हैं, या श्री बाबू के नाम से हम लोग किनको जानते हैं? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जानते हैं। और श्री कृष्ण सिंह कौन थे? तो भारत के हमारे बिहार के हमारे पहले मुख्यमंत्री थे। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। ये आपका हो गया कि भारत में वित्त आयोग का नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, आगे चलिए। 2 नंबर आपका सवाल है, जो कि आपके एग्जाम में पूछेगा, एकदम पॉपुलर सवाल है। सवाल क्या कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? मतलब ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के शासन से संबंधित है? याद रखिएगा, राष्ट्रपति के शासन से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो अनुच्छेद आपका 356 हो जाएगा। अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति के शासन से संबंधित है। अब आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है? अनुच्छेद से आपके एग्जाम में संविधान से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, संविधान से आपके एग्जाम में मैं कहूं कि आपके एग्जाम में संविधान से 5-6 प्रश्न पूछा जाता है। कितना प्रश्न पूछा जाता है? 5-6 प्रश्न पूछा जाता है। तो यह बात बिल्कुल सही है, आपके एग्जाम में 5-6 प्रश्न पूछा जाता है। कौन कौन सा सवाल पूछा जाता है मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, अच्छे से देख लीजिएगा। संविधान का सबसे पहले पूछता है कि संविधान का गठन
गठन कब हुआ था? तो संविधान का जो गठन हुआ था, याद रखिएगा, संविधान कब बना था उससे पहले, संविधान बनने का पहली बैठक कब हुआ था, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। संविधान बनने की पहली बैठक कब हुआ था? तो याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। संविधान बनने के लिए पहली बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली में हुआ था। संविधान बनने के पहली बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा संविधान कब बना, मतलब संविधान बनाने के लिए पहली बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को कहां में हुआ था? दिल्ली में हुआ था। इस समय 2 अध्यक्ष बनाए गए थे। यहां से जो 2 अध्यक्ष बनाएंगे ये सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक आपका बना था अस्थायी अध्यक्ष, एक आपका क्या बना था? अस्थायी अध्यक्ष बना था, और एक आपका क्या बना था? अस्थायी अध्यक्ष बना था। याद रखिएगा, एक आपका अस्थायी अध्यक्ष बनता है और एक आपका क्या बना था? अस्थायी अध्यक्ष बना था। अस्थायी अध्यक्ष आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। याद रखिएगा। और पूछता है कि आपके एग्जाम में संविधान बनने में टोटल कितना समय लगा था? 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 2 साल 11 माह 18 दिन का टोटल समय लगा था संविधान को बनाने में। आपके एग्जाम में पूछा जाता है संविधान को बनाने में टोटल कितना समय लगा था? 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। याद रखिएगा, एकदम पॉपुलर सवाल है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और इसको कब लागू किया गया था पूरे देश में? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूरे देश में इसको लागू किया गया था। 3 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। भारत का नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक, भारत का नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक सीएजी का नियुक्ति किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जो नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक होता है वह किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यह आपका संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संसद के प्रति होता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट की बात यह है कि यहाँ पर इसका आंसर दूसरा भी होता है। जैसे में यहाँ पर पूछेगा कि भारत का नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है या किसके द्वारा चुना जाता है, यह पूछेगा तो ये आपका राष्ट्रपति जी हो जाएंगे। सवाल क्या कह रहा है फिर से समझिएगा, नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है या किसके द्वारा चुना जाता है? तो यह आपका राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 4 नंबर आपका सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। सवाल क्या कह रहा है कि नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? काफी इंपोर्टेंट एवं वीवीआई सवाल है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? उससे पहले हम लोग नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। नीति आयोग का जो गठन हुआ है या इसका स्थापना हुआ है वह 2015 ईस्वी में हुआ था। नीति आयोग से आपके एग्जाम में सवाल में, मतलब जो एग्जाम में सवाल पूछा गया है, नीति आयोग से सवाल आपका बना हुआ है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आप कंफर्म याद कर लीजिएगा। नीति आयोग का जो गठन हुआ था वह आपका 2015 ईस्वी में हुआ था। नीति आयोग क्या था? तो नीति आयोग का पहले का जो नाम था उसका नाम था योजना आयोग। नीति आयोग का पहले का नाम क्या था? योजना आयोग था। योजना आयोग का नाम बदलकर बाद में नीति आयोग कर दिया गया। योजना आयोग का जो गठन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, योजना आयोग का स्थापना किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? तो 1950 में हुआ था। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1950 ईस्वी में हुआ था। फिर धीरे धीरे 1950 में तो योजना आयोग का गठन किया गया था। फिर धीरे धीरे 2014 समय आया। 2014 जब समय आया तो 2014 ईस्वी में इस योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। फिर जब 2015 का समय आया, 1 जनवरी 2015 ईस्वी को इसी योजना का नाम बदलकर नीति आयोग करके फिर से उसको देश में लागू कर दिया गया। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह आपका प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? नीति आयोग या योजना आयोग का जो अध्यक्ष होते थे वह कौन होते थे? सीधे प्रधानमंत्री होते थे। और यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है कि जो उसका उपाध्यक्ष होता है वह किसके द्वारा चुना जाता है? तो वह प्रधानमंत्री के द्वारा ही चुना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है, तो आप इसको रट जाइएगा। काफी वीवीआई सवाल है। उससे पहले आप लोग बताइए कि आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है। आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है ये जरूर बताइए। अगर आप एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो आपके लिए मैं डेली बीएसएससी कार्यालय परिचारी का इंपॉर्टेंट क्लास इसी चैनल पर प्रोवाइड करवाता हूं। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली आपको इसी चैनल पर बीएसएससी कार्यालय परिचारी का क्लास मिलेगा।
और जो बच्चे अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए, जो बच्चे नए हैं और अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए, तो ज्वाइन कर लेंगे फटाफट, क्योंकि जो भी क्लास होगा सबसे पहले आपको पता चलेगा। एवं जो भी पीडीएफ है कभी कभी आपके ग्रुप में ही डाला जाता है। तो यह ग्रुप में जुड़ने वाला नंबर है 9334517119। क्या करना है आपको, आपको इस नंबर पर, यह व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको BSC लिखकर मैसेज करना है। क्या लिखकर मैसेज करना, BSC लिखकर मैसेज करना है। फिर मेरे तरफ से एक आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाएगा, जिस पर क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। ये प्रक्रिया है, तो आप जुड़ जाएंगे, क्योंकि जो भी क्लास होगा सबसे पहले आपको बताया जाएगा। 5 नंबर आपका सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आता है कि लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितना हो सकता है। लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितना हो सकता है, एकदम पॉपुलर सवाल है, आपके एग्जाम में आ सकता है कि लोकसभा का अधिकतम संख्या कितना हो सकता है। तो लोकसभा में अधिकतम से अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, इससे ज्यादा लोकसभा में आपका सदस्य नहीं होगा। अधिकतम से अधिकतम कितना सदस्य होता है, 552 हो सकता है, जिसमें से 530 आपका राज्य के लिए होता है, 22 केंद्र शासित प्रदेश के लिए होता है। टोटल 552 सदस्य लोकसभा के अंतर्गत आते हैं। याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब यहां से क्या क्या सवाल बनता है वो आपको हम क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले पूछता है सदन के कितने, मतलब लोकसभा के कितने सदन होते हैं, लोकसभा के कितने सदन होते हैं, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, ये कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, लोकसभा के कितने सदन होते हैं, तो 2 सदन होते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। संविधान के उद्देशिका से, संविधान के उद्देशिका में जो संविधान का उद्देश्य है उसमें कितने आदर्श वाक्य है। याद रखिएगा कितने आदर्श वाक्य है, तो वह आपका 3 आदर्श वाक्य है, जो कि BSC कार्यालय परिचारी में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा 3 कौन कौन से आदर्श वाक्य है, तो एक आपका न्याय हो जाता है, जो कि आपके देश के लिए आदर्श वाक्य है। दूसरा आपका स्वतंत्रता हो जाता है, क्या हो जाता है, स्वतंत्रता, जो कि आपके देश के लिए प्रसिद्ध वाक्य है, स्वतंत्रता। तीसरा आपका क्या होता है, समानता, तीसरा आपका क्या होता है, समानता। यही हमारा भारत का 3 आदर्श वाक्य है। न्याय का मतलब कि यहाँ भारत में सभी को न्याय दिया जाता है। स्वतंत्रता का मतलब यहाँ सभी लोगों की अपनी अपनी आजादी है, आप अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं। समानता का मतलब है कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। ये 3 आदर्श वाक्य हमारे भारत में है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। 7 नंबर आपका सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। बिहार को आपदाओं का घर क्यों कहा जाता है, किन्हीं को पता है तो कमेंट में जवाब दीजिए। बिहार को आपदाओं का घर क्यों कहा जाता है। मुख्यतः यह है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा बाढ़ आता है, इसलिए बिहार को आपदाओं का घर कहा जाता है। आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ भी सकता है आपदाओं का घर किसे कहा जाता है, तो बिहार को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा बाढ़ आता है। बाढ़, देखिए यहाँ से अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमको याद आ गया, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ठीक है। अच्छे से देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा गया था कि बिहार का शोक, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो याद रखिएगा कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को क्या कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। याद रखिएगा, एकदम पॉपुलर सवाल है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। 8 नंबर आपका सवाल क्या कह रहा है कि योजना आयोग को कब समाप्त करके नीति आयोग कब बनाया गया। मतलब यहाँ पर सवाल क्या कर रहा है कि योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग कब बनाया गया। ये आपका सवाल पूछ रहा है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो मैं आपको कहूंगा कि योजना आयोग को समाप्त 2014 ईस्वी में किया गया था। मैं कि जो कि आपको ऊपर भी बता दिया था, योजना आयोग को समाप्त कब कर दिया गया था, 2014 ईस्वी में। 2014 ईस्वी में क्या किया गया था, योजना आयोग को समाप्त किया गया था। योजना आयोग को कब समाप्त किया गया, 2014 ईस्वी में। और उसके बाद जब 2015 हुआ, 1 जनवरी 2015 ईस्वी को इसी योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का गठन कर दिया गया। तो यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है कि, मतलब ध्यान से मेरे बातों को समझिए। सबसे पहले तो योजना आयोग जो था उसको 2014 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया, फिर उसी योजना को जब 2015 आया तो उसी योजना का नाम बदलकर नीति आयोग गठन कर दिया गया, यानी उसका गठन कर दिया गया, उसका स्थापना कर दिया गया। तो यहाँ पर सवाल क्या करा कि योजना आयोग को समाप्त कर, मतलब समाप्त करके नीति आयोग को कब बनाया गया। तो नीति आयोग को बनाया कब गया, ये सवाल पूछ रहा है। ये तो खत्म, इधर वाला सवाल तो खत्म है। नीति आयोग को कब बनाया गया, तो याद रखिएगा 2015 ईस्वी में।
2015 ईस्वी में हो जाएगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस संशोधन से जोड़ा गया है। याद रखिएगा, जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए संशोधन वाला पूछे तो ज्यादातर जो राइट आंसर होता है वह 42वां संशोधन होता है। मान लीजिए कि आपको नहीं याद है, मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि ऐसे नहीं होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं, आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपको नहीं याद है और ऐसा प्रश्न आ गया, संशोधन वाला प्रश्न आ जाए आपके एग्जाम में, आपको कुछ नहीं याद है, तो ज्यादातर कोशिश कीजिएगा कि 42वां वाला सही करके आए, क्योंकि जो भी संशोधन हुआ है ज्यादातर वो आपका 42वां संशोधन के अंतर्गत ही हुआ है। वो ज्यादातर 42वां वाला क्या होता है, बिल्कुल सही होता है। 100 में से 90% चांस है कि वह प्रश्न आपका सही हो जाएगा, जिसमें आप 42वां सही करके आओगे, ठीक है ना। तो देखिए, न याद है तो फिर आपको 42वां मारिए, अगर याद है तो सही से मारिए, ठीक है। नहीं याद है उसके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूं, अगर आपके एग्जाम में संशोधन वाला प्रश्न पूछ दे तो आप मारिएगा 42वां। ज्यादातर अगर आपको न याद हो तब मारिएगा 42वां, ज्यादातर चांस बनता है कि वह प्रश्न आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है 10 नंबर आपका सवाल क्या कह रहा है कि लोकसभा में धन विधेयक, लोकसभा में धन विधेयक मनी बिल कौन पेश करता है। एकदम काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि लोकसभा में धन विधेयक मनी बिल कौन पेश करता है। तो याद रखिएगा, यह वित्त मंत्री करता है। यह कौन करता है, वित्त मंत्री। धन विधेयक, अभी बजट आपका पारित हुआ था, बजट, बजट समझ लेना, बजट आपका पूरे देश में निर्मला सीतारमण ने लागू किया एवं जारी किया, तो यह कौन करता है, वित्त मंत्री करता है। चलिए अगला नंबर सवाल है कि भारतीय संघ में कितने केंद्र केंद्र शासित प्रदेश है। इसका जवाब आप लोग को देना है कि हमारे भारत में टोटल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखते हैं कितने बच्चों का राइट आंसर आता है। हम इसका जवाब नहीं देंगे क्योंकि ये वाला काफी इजी सवाल है और आपके एग्जाम में भी आने वाला सवाल है, तो आप इसका जवाब खुद से कमेंट में दीजिएगा। 12 नंबर आपका सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। भारत का पहला पंचवर्षीय योजना, भारत का पहला पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से किस क्षेत्र पर आधारित था। जो भारत का पहला, देखिए आपके एग्जाम में यहां से हमको क्या याद आया कि पंचवर्षीय योजना से भी आपके एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है। आपके एग्जाम में एकदम फर्स्ट क्वेश्चन ही पूछा गया था, पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। तो पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वह 1951 से 56 था। पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, 1951 से 56 था, जो कि कृषि पर आधारित था। जो कि किस पर आधारित था, कृषि पर आधारित था। जो किस पर आधारित था, कृषि पर आधारित है। याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 13 नंबर आपका सवाल क्या कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार को निलंबित करने से जुड़ा है। संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो मौलिक अधिकार को निलंबित करने से जुड़ा है। ठीक है, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो मौलिक अधिकार को हटा सकता है, निलंबित कर सकता है, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है। याद रखिएगा, यह आपका अनुच्छेद 19 है, जिसके तहत मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। 19 क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 19 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल क्या है, 14 नंबर आपका सवाल है कि राज्यसभा का जो सदस्य होता है, जो राज्यसभा का जो सदस्य होता है, उसका कार्यकाल कितना वर्षों का होता है। काफी वीवीआई सवाल है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता सवाल है कि राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो याद रखिएगा, जो राज्यसभा का सदस्य होता है उसका कार्यकाल आपका 6 वर्षों का होता है। कितना वर्षों का होता है, 6 वर्षों का राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है। जो लोकसभा के सदस्य रहता है उसका 5 साल का होता है, लेकिन राज्यसभा का जो सदस्य रहेगा उसका कार्यकाल 6 वर्षों का होगा। अगला नंबर सवाल है 15 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ। तो याद रखिएगा, भारत का जो पहला आम चुनाव हुआ था वह 1951 से 52 ईस्वी में हुआ था। भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था, 1951 से 52 में हुआ था। 16 नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है, बिहार विभाजन के बाद, बिहार विभाजन के बाद झारखंड किस वर्ष बना था। काफी वीवीआई सवाल है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है बिहार विभाजन के बाद, बिहार विभाजन के बाद झारखंड किस वर्ष बना था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। बिहार विभाजन के बाद,
बिहार विभाजन के बाद झारखंड किस वर्ष बना था? तो 2000 ईस्वी में बिहार एक अलग राज्य बना था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार एक अलग राज्य बना था। 17 नंबर आपका सवाल क्या कह रहा है, याद कर लीजिएगा। भारतीय संविधान में संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संघ सूची में विषयों की टोटल संख्या कितनी? भारतीय संविधान में संघ सूची में विषयों की टोटल संख्या कितना है? तो याद रखिएगा 100 है। कितना है? 100 संघ सूची में विषयों की संख्या है। 18 नंबर आपका सवाल है कि वित्त विधेयक किस सदन में सबसे पहले पेश किया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट है कि जो वित्त विधेयक होता है वह सबसे पहले किस सदन में पेश किया जाता है, सबसे पहले किस सदन में पारित किया जाता है? तो याद रखिएगा ये सबसे पहले लोकसभा में होता है। कितने कौन सा सदन में पेश किया जाता है? तो लोकसभा में होता है। अगला नंबर सवाल है कि संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। संविधान का संरक्षक हम लोग किनको कहते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय को कहते हैं। 20 नंबर आपका सवाल है, क्या सवाल कह रहा है कि भारत में मौलिक अधिकार किस भाग में दिया गया है? भारत में मौलिक अधिकार किस भाग में दिया गया है? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, एकदम वायरल सवाल है कि भारत में मौलिक अधिकार किस भाग में दिया गया है? तो याद रखिएगा ये भाग आपका 3 में मौलिक अधिकार दिया गया है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत में मौलिक अधिकार किस भाग में दिया गया है? तो भाग आपका 3 में दिया गया है। अब हम लोग हिंदी के प्रश्न को कर लेते हैं, जो कि आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वायरल सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हिंदी की इसमें हम कितना प्रश्न करवाएंगे? 20 प्रश्न करवाएंगे। उससे पहले आप जीके में कितना स्कोर किए वो कमेंट में फटाफट बताएंगे। जीके में आपका कितना स्कोर हुआ, और इसमें भी जो आपको हिंदी का टारगेट रखिए 20 में से आप लोग 16 का टारगेट रखिए। 20 में से लगभग कितना का टारगेट रखिए? 16 का टारगेट रखिए। चलिए, सवाल क्या कह रहा है कि जो दूसरों का भला करता हो, जो दूसरों का भला करता हो उसके लिए सही शब्द क्या होगा? जो दूसरों का भला करता हो उसके लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? परोपकारी हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो दूसरों का भला करता हो उससे हम लोग एक शब्द में क्या कहते हैं? परोपकारी कहते हैं। ठीक है, एकदम वायरल सवाल है। जो दूसरों का भला करता हो उसके लिए एक शब्द में क्या हो जाएगा? परोपकारी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल, 2 नंबर सवाल क्या कह रहा है? अनवरत। अनवरत शब्द का सही अर्थ क्या है? अनवरत शब्द का सही अर्थ क्या है? एकदम पॉपुलर सवाल है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अनवरत शब्द का सही अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा अनवरत मतलब क्या होता है? लगातार होता है। अनवरत का मतलब क्या होता है? लगातार होता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 3 नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है कि विपरीतार्थक शब्द बताइए। विपरीतार्थक शब्द बताइए, किसका बताना है? तो उदय का बताना है। किसका बताना है? उदय का उल्टा बताना है। उदय का मतलब होता है उगना, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? अस्त हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है? चौथा नंबर सवाल है, जो पढ़ा लिखा ना हो, जो पढ़ा लिखा ना हो उसके लिए एक शब्द में क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, जो पढ़ा लिखा ना हो उसको हम लोग निरक्षर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निरक्षर बोलते हैं। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है? असाधारण। असाधारण का पर्यायवाची क्या है? कोई बच्चे बता सकते हैं असाधारण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? असाधारण पूछ रहा है, साधारण नहीं, असाधारण पूछ रहा है। तो असाधारण का विलक्षण। विलक्षण मतलब उसमें कुछ लक्षण मतलब एक्स्ट्रा है। विलक्षण उसको समझ रहे हैं आप लोग ना? चलिए, 16 नंबर आपका सवाल क्या कह रहा है कि निर्भीक का विलोम शब्द क्या होता है? निर्भीक का आपका विलोम शब्द क्या होता है? तो याद रखिएगा निर्भीक का जो उल्टा होता है वह आपका क्या होता है? डरपोक होता है। निर्भीक का उल्टा क्या होता है? डरपोक होता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 7 नंबर आपका सवाल है कि जो देखा न जाए, जो देखा न गया हो उसके लिए सही शब्द क्या है? जो देखा न गया हो उसके लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? अदृश्य हो जाएगा। जो नहीं देखा गया हो उसके लिए एक शब्द में क्या हो जाएगा? अदृश्य हो जाएगा। 8 नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है कि अल्पकाल का अर्थ क्या होता है? अल्पकाल का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा
थोड़े समय तक होता है। अल्पकाल का अर्थ क्या होता है? थोड़े समय तक होता है। क्या होता है? थोड़े समय तक होता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 9 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। वाक्य का वह भाग जो क्रिया के बारे में कुछ बताए वह क्या कहलाता है? वाक्य का वह भाग जो क्रिया के बारे में कुछ बताए वह क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा वह विधेय कहलाता है। जो क्रिया के बारे में कुछ वाक्य बताए, कुछ बात बताए, उसे हम लोग विधेय कहते हैं। क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। 10 नंबर आपका सवाल है कि जल्दी करने वालों के लिए एक शब्द में क्या है? जल्दी करने वालों के लिए एक शब्द में क्या है? तो उसे हम लोग सॉरी, जल्दी करने वालों के लिए एक शब्द में क्या हो जाएगा? कोई बता सकता है? जल्दी करने वालों के लिए उतावला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उतावला हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। सत्य का पर्यायवाची शब्द है। सत्य का यहाँ पर कौन सा पर्यायवाची शब्द हो जाएगा? तो सत्य पर्यायवाची का मतलब उसको हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं? झूठ तो नहीं बोलेंगे, कपट नहीं बोलेंगे, भ्रम नहीं बोलेंगे, तो क्या एक बचा? यथार्थ बचा। 12 नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है? सवाल कह रहा है कि जो कभी न मरे, जो कभी न मरे उसके लिए सही शब्द क्या होगा? एकदम पॉपुलर सवाल है, आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है। जो कभी न मरे उसके लिए आप एक शब्द में क्या हो जाएगा? आप लोग का इसका जवाब देना है कमेंट में। 12 नंबर लिखकर जवाब दीजिए फटाफट। दूरदर्शी शब्द का सही अर्थ क्या है? दूरदर्शी शब्द का सही अर्थ क्या है? दूरदर्शी का मतलब होता है भविष्य को सोचने वाला। भविष्य को सोचने वाला हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 13 नंबर आपका सवाल है कि मित्र का विलोम शब्द क्या होता है? मित्र का उल्टा क्या हो जाता है? याद रखिएगा जो मित्र का उल्टा हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? शत्रु हो जाएगा। ई ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 15 नंबर आपका सवाल है कि शुद्ध का पर्यायवाची है। शुद्ध का आपका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? एकदम पॉपुलर सवाल है, याद रखिएगा। शुद्ध का उल्टा मतलब शुद्ध का पर्यायवाची का मतलब होता है उसके समान अर्थ है। तो शुद्ध का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अशुद्ध, सॉरी, ये तो उल्टा हो जाएगा ना। शुद्ध का मतलब होता है पवित्र। क्या होता है? पवित्र होता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 16 नंबर आपका सवाल क्या कह रहा है? जो कभी न थके, जो कभी न थके उसके लिए एक शब्द में क्या हो जाएगा? अथकक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अथक, अथक हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अथक हो जाएगा। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है? 17 नंबर आपका सवाल है ज्ञानहीन का अर्थ है। ज्ञानहीन का अर्थ क्या हो जाएगा? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ज्ञानहीन का अर्थ क्या हो जाता है? मूर्ख हो जाता है। ज्ञानहीन का अर्थ क्या हो जाता है? मूर्ख हो जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है उपकार का विलोम शब्द है। उपकार का उल्टा क्या होगा? उपकार का उल्टा क्या होगा? तो याद रखिएगा उपकार का उल्टा होता है अपकार होता है। क्या होता है? अपकार होता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 19 नंबर आपका सवाल है कि जो सब जगह विद्वान हो उसके लिए सही शब्द क्या होगा? जो सब जगह विद्वान हो उसके लिए सही जगह क्या हो जाएगा? सर्वत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वत्र हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो सब जगह विद्वान हो उसे हम लोग सर्वत्र कहते हैं। 20 नंबर आपका सवाल कह रहा है कि परिश्रम का पर्यायवाची क्या होगा? पर्यायवाची उसको और हम लोग क्या बोलते हैं? तो मेहनत करना होता है। परिश्रम का क्या होता है? मेहनत करना होता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग मैथ की तरफ चलते हैं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हिंदी में आप लोग अपना स्कोर बताइए कि हिंदी में से कितना प्रश्न आप लोग को सही हुआ। तो देखिए मैथ में क्या करा, यदि किसी संख्या का 40% बराबर 240 है तो संख्या क्या होगा? ये जो प्रश्न मैं आपको कई बार करवा चुका हूं, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जवाब आप लोग का कमेंट में आना चाहिए, ठीक है ना। इसका जवाब कहाँ आना चाहिए? कमेंट में आप लोग को आना चाहिए। ये सवाल मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। हालांकि ये वाला सवाल भी आपको आना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा हम बता देते हैं, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। 3:5 है तो 3:5 को हम लोग 3/5 लिख सकते हैं। अनुपात का मतलब बट्टा होता है। बराबर 100:35 है तो 100 बट्टा क्या लिखेंगे? 35। तो 5 से 35 कितना बार में कटेगा? 7 बार में। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 100 बराबर 3 × 7 कितना होता है? 21 होता है। एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। हालांकि यह वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आप लोग लंबा वीडियो हो जाएगा तो देख नहीं पाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं अभी बहुत सारा स्लाइड आपका बचा हुआ है मैथ का, तो मैथ का भी हम यहाँ पर करवा देते, लेकिन वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए हमको समाप्त यहाँ पर करना पड़ रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद आप लोग को। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,